नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम CTET प्रीवियस ईयर पेपर 1 में पूछे गए बाल विकास व शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन के ऊपर महत्वपूर्ण डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और बुद्धि के बारे में जो सही है वो हमें छांटना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। नंबर 2, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। नंबर 3, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नंबर 4, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है, क्या लगता है आपको कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। मतलब जब बच्चा जन्म होता है तो जन्म के समय उसका निर्धारण हो जाता है कि वो बुद्धिमान बनेगा या नहीं। तो 4 जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल गलत है। इस तरह के ऑप्शन जो है वो हमेशा से काट शुरू जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ते हैं उसी तरह उन्हें काट दिया कीजिएगा। वो जन्म के समय से निर्धारण नहीं किया जा सकता कि बच्चा बुद्धिमान बनेगा या नहीं। तो हमारे पहले जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रूही हमेशा समस्याओं के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। यानी कि एक रूही है लड़की, वो अगर किसी उसके सामने कोई समस्या आती है तो उसका जो है वो अनेक समाधान ढूंढती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर सकती है? यानी कि बुद्धि जो है काफ़ी क्रिएटिव लड़की है रूही, तो उसी के बारे में उनसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है अभिसारी विचारक। नंबर 2, अन्मेय विचारक। नंबर 3, आत्म केंद्रित विचारक। या नंबर 4, सृजनात्मक विचारक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, ये वाला सृजनात्मक विचारक। अगर कोई लड़की या कोई लड़का कोई भी है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसके सामने कोई समस्या या कोई क्वेश्चन है और वो उसमें ये सोचना चाह रहा है कि हम इस समस्या का समाधान कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके खोज रहा है वो, तो ये सृजनात्मक बुद्धि के ही गुण होते हैं। सृजनात्मक विचारक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? नंबर 1, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नंबर 2, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामित करना। क्या बात है। नंबर 3, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंक करना। नंबर 4, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। यानी कि हम जो बच्चों का जो हम आकलन करते हैं वो उनकी श्रेणियों के आधार पर करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ते हैं, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकों को करना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाता है हमारा ऑप्शन। कि रिपोर्ट कार्ड में अगर कोई बच्चा ज़्यादा अंक ले आता है तो हम उसे जो है प्राथमिक उद्देश्य समझते हैं? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामित करना, यानी कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए ये पूछा गया है और हम ऑप्शन में दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामित किया जाता है, तो ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है आकलन का। पहले हम बच्चों को समझेंगे, उनकी अवधारणाओं को, उनकी भ्रांतियों को, उसमें बुद्धियों को, उसके बाद ही तो आकलन करेंगे उसका। जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य आकलन का वो वहाँ से स्टार्ट होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा हमारा।
एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं को करना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, कभी कभी तैयारी करनी चाहिए, यानी कि समावेशी कक्षा में एक विशिष्ट शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं बनानी है तो उसके बारे में उसे कभी कभी तैयारी करनी चाहिए। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नंबर 3, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। ये नंबर 4, तैयार नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। ये सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। जो सक्रिय शब्द है ये काफ़ी अच्छा है। जिस किसी ऑप्शन में सक्रिय होता है वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सही होते हैं। कभी कभी तैयार करना जी नहीं, समावेशी शिक्षा में कभी कभी से ऑप्शन ये बिल्कुल गलत हो जाता है। हमें तैयारी नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल गलत हो जाता है। बिल्कुल तैयार करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है आपका ये ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, समावेशी कक्षा के बारे में मैं आपको एक बता देता हूँ। समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें मंद बुद्धि और उग्र बुद्धि वाले और जो समझदार बच्चे हैं वो एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। और उसमें समावेशी कक्षा में जो है हर एक विद्यार्थी पर समान नज़र से देखा जाता है, उनके ऊपर फोकस किया जाता है, उन्हें एक ही रूप से सिखाया जाता है। ये नहीं कि जो मंद बुद्धि वाला है उस पर कम ध्यान दिया जाएगा और जो उग्र बुद्धि वाला उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी बच्चों को एक समान देखा जाता है, उन्हें एक ही समान पर फोकस किया जाता है, उन्हें एक ही विषय पढ़ाए जाते हैं ताकि उन सभी बच्चों को एक साथ उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। चलिए अगले से क्वेश्चन की तरफ चलने। क्वेश्चन नंबर 5, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ऑप्शन नंबर 1, अवसायी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित। नंबर 2, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। या नंबर 3, एक ही गतिविषय कार्य को बार बार दोहराना। या नंबर 4, न्यून अवधारणा विकार। तो इसमें पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 5 का जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा बिल्कुल दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। पठन वैकल्य से आप क्या समझते हैं? ये जो है हमारा आपका डिसलेक्सिया है, आपका जो पढ़ने में दिक्कतें जो आती हैं बच्चों को, तो ये उससे संबंधित क्वेश्चन है। और उसका जो दूसरा आंसर है हमारा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये हमारे 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर 2, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर 3, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। या नंबर 4, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, इस स्थिति को जैसा है स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी कि ये जो स्थिति जैसी है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो पहला जो ऑप्शन है उसे हम सबसे पहले काटेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर 2, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, यानी कि इस तरह के विद्यार्थी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। भाई सभी विद्यार्थी के समझने सोचने समझने की क्षमता जो अलग अलग होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे जो उम्मीद ही करना छोड़ देंगे, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 4 को एक बार पढ़ लेते हैं, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। भाई वाह, क्या बात है। बच्चों यानी कि जो बच्चे जो है समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें कह दो कि आप जो है विद्यालय छोड़कर चले जाइए, इससे हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, ऐसा करना चाहिए एक शिक्षक को। तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। भाई अलग अलग समझ के बच्चे होते हैं, आप शिक्षक किस लिए हैं?
उन्हें समझाने के लिए है ना। फिर इस तरह के ऑप्शन अगर आप उन्हें टिक करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो 3 तो हमारे गलत हो गए, तो चौथा हमें ऑटोमेटिक जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं तीसरे ऑप्शन नंबर 3 को। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार कर, हो सकता है बच्चा सीखने के लिए रेडी हो, लेकिन आपको जो पढ़ाने का तरीका है वो गलत हो। आपकी जो मैथोलॉजी है, शिक्षण विधियाँ है वो सही बच्चे को समझ में ना आ रही हो तो उन्हें चेंज करना चाहिए। तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल सही। अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो हो सकता है आपके पढ़ाने में कोई दिक्कत हो, आप जिस लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं, जिस टीचिंग मेथड का उपयोग कर रहे हैं उसकी समझ में ना आ रहा हो तो आप अपने टीचिंग मेथड को चेंज कीजिए। तो तीसरा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को दंडित करना चाहिए। क्या बात है, बने कि बच्चों को दंडित करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल गलत है, ये तो हम काट ही देंगे। देखो बच्चे को ना मारना, पीटना, डांटना, उन्हें किसी इंडिविजुअल विषय या किसी टॉपिक के ऊपर तैयार करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह के ऑप्शन जो है हमेशा गलत होते हैं। जैसे ही इस तरह के ऑप्शन आए सबसे पहले आप उन्हें काटिए, लेकिन देख लीजिएगा कि पर्सन जो है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पर्सन पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव ही होगा, अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो हमारा आंसर निगेटिव होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, यानी कि उन्हें बार बार रट्टे लगवाएं। मैं रट्टे तो बिल्कुल भी नहीं लगवाने हैं, ठीक है। बच्चे को जो है ना हमें ऐसा बनाना है ताकि वो खुद से सीख सके, समझ के पढ़ सके, ऐसी सोच विकसित करनी है हमें। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 के बारे में एक बार देख लेते हैं। बच्चों के इस सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। क्या बात है, यानी कि बच्चों के सिद्धांत को अनदेखा कर देना चाहिए, यानी कि ये हमारा सिद्धांत किसी काम करने से छोड़ देते हैं। ये भी हमारा अनदेखा तो करना ही नहीं है भाई, क्यों करेंगे हम अनदेखा? हम टीचर होते किस लिए हैं? अनदेखा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा। और हमारा एक ही ऑप्शन बचा, अब हमारे 3 गलत हो गए और एक बचा है तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, लेकिन इसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चों के कुछ समस्याएं हैं तो उनका समाधान करना चाहिए। टीचरों को टीचर होते किस लिए? उनके बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनका चहुमुखी विकास करने के लिए तो होते हैं। तो चलिए, तो 8वें का हमारा 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? इसमें विशेषता पूछे गए, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नंबर 2, यंत्रवाद याद करना, नहीं यंत्रवाद याद करना, भाई याद तो बिल्कुल कर, ये जितने भी होते हैं याद करना, रट्टे लगाना, किसी एक विषय के ऊपर तैयार होना, विद्यार्थियों को अंकों के आधार पर बांटना, मारना, पीटना, डांटना, इस तरह के जो है ये ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल गलत होते हैं। पहला आप ना इन्हें काट दो, ये याद करना, जहाँ पर भी ये आए ना आपको याद करना, उसे तुरंत काट दो। बस क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पॉजिटिव है या निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं। योग्यता के आधार पर, यानी कि फिर देखिए वर्गीकृत, इंडिविजुअल, यानी कि योग्यता के आधार पर बच्चों को बांटना। तो ये तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामित करना तथा वर्गीकरण करना, यानी योग्यता के आधार पर हम बच्चों को बांटेंगे, उन्हें नामित करेंगे और उनका वर्गीकरण करेंगे। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहेंगे। केवल ये जो केवल जो ये शब्द है केवल, ये हमेशा गलत होता है आपका। केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर रहेंगे, बिल्कुल नहीं। तो भारी ज्ञान भी तो होते हैं। शिक्षा आज के समय में शिक्षा के इतने केंद्र हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो केवल पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर हम नहीं रह सकते ना, इसे भी हटाएंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। अब हमारे 3 तो हो गए गलत, तो एक बचा है तो ये अपना आप ही सही हो जाएगा। लेकिन पढ़ लेते हैं।
बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है, यानी कि उनके जो अनुभव हैं उन्हें प्रमुख मानेंगे हम। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या तो इसकी यही विशेषताएं हैं भाई, छात्र है तो उसके अनुभवों को हम प्रमुखता देंगे ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, संवेग एक संज्ञान एक दूसरे से डैश है। तो संवेग है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर 2 सन्निहित है, ऑप्शन नंबर 3 संबंधित नहीं है, या ऑप्शन नंबर 4 पूर्णतया अलग है। यानी कि तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, सन्निहित यानी कि एक दूसरे के पास है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है आपका, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है। संरचनात्मक ढांचे के बारे में हमें पूछा गया है कि जो अधिगम है प्राथमिक रूप से क्या है। नंबर 1 प्रबल पर केंद्रित है, नंबर 2 अनुबंधन द्वारा अर्जित है, नंबर 3 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, या नंबर 4 यंत्रवाद याद करने पर आधारित है। नहीं, यंत्रवाद याद करने पर, ये देखिए फिर आ गया याद करने पर। ये देखिए हमने क्या कहा था, याद करने जैसे शब्द तो हमें सबसे पहले काटने हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन तो बिल्कुल ऑटोमेटिक ही गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 12 इसे भी हम पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। तो विद्यार्थियों को जो परिणाम देते हैं गैर उदाहरण, तो उनके क्या परिणाम हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 2 यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। नंबर 3 यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। यह ऑप्शन नंबर 4 अवधारणात्मक परिवर्तनों की प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बिल्कुल प्रभावशाली तरीका है बिल्कुल ये आपका गैर उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा हमारे सामने। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर कोई बच्चा गतिविधिवादी में भागीदार हो रहा है तो उसे लगातार पुरस्कार देना, और जो नहीं हो रहा है उसे दंड देना से क्या प्रभाव पड़ता है ये हमसे पूछा गया है। यानी कि ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है अगर हम उसे दंड देंगे बच्चे को। क्या लगता है आपको, दंड देने से जो उसकी आंतरिक प्रेरणा बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन तो हम काट देंगे। यार आप बच्चे को दंड दे रहे हो तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा मोटिवेट कैसे हो जाएगा वो अंदर से, बताइए, नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। नंबर 2 यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। भाई इसमें जो है हमारा है, चलो निपुणता पर प्रोत्साहित करेगा, पुरस्कार देना तो ठीक है, लेकिन इसमें दंड भी तो दिया गया है। तो इसके आधार पर ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ये वाला भी ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो गया। नंबर 3 देखते हैं। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ये जिज्ञासा कम होती है भाई, दंड अगर बच्चे को दे रहे तो उसकी जिज्ञासा तो वो उस क्षेत्र से अलग हो जाएगा बिल्कुल। जब तुम उसे मारोगे, उसे समझाइए, उसे बताइए उसके अंदर क्या कमी है, उन्हें सुधारिए। ऑप्शन नंबर 4 एक बार पढ़ लेते हैं। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। बस आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा तो कम ही होगी जब तुम बच्चे को मारोगे, उसे दंड दोगे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 3 हमारे गलत हो गए हैं और हमारा चौथा जो बचा है तो वो स्वाभाविक रूप से बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है।
अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा जो है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14। संरचनावादी के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह हमें बताना है। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। नंबर 1 है हमारा, अधिगम यंत्र तत्व याद करने की प्रक्रिया है। याद करने की प्रक्रिया है भाई, मैंने क्या कहा था, जिस तरफ से याद करने, रट्टे करने, रट्टा लगाना, मारना, पीटना, ये सब तरह के जो ऑप्शन होते हैं वो पहले काट दिया करो। याद करना पहले काट दो इसे। तो नंबर 2 देखिए, अधिगम आवृत्तियां संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ये जो शब्द है ना सक्रिय, काफ़ी अच्छा शब्द है सक्रिय, ठीक है। लेकिन हम अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अधिगम पुनरुत्थान एवं स्मरण की प्रक्रिया है। तो हमारा इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। जो बच्चों की जटिल अवधारणाएं होती हैं उन्हें किस प्रकार से सहज कर सकते हैं के बारे में हमें बताना है। नंबर 1, प्रतियोगात्मक अवधारणाओं की व्यवस्था करके, क्या बात है। नंबर 2, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, यानी कि बार बार उन्हें अभ्यास कराएं, बार बार नहीं आ रहा, करो 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 करो। अपने अंदर नहीं देखेंगे कि आपके अंदर क्या कमी है, आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं हो सकता है बच्चे को समझ में ना आ रहा हो उसे, यानी कि बार बार अभ्यास कराएंगे उसे। तो अब ये इस तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत ही हो जाते हैं, ठीक है। बार बार आप उन्हें याद करा रहे हो, अभ्यास करा रहे हो, तो ये वाला तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हम देख लेते हैं। अन्वेषण की परिचर्चा, यानी कि डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बिल्कुल सही। के लिए अवसर उपलब्ध, देखिए अब ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है आपका, अवसर। बच्चों को अवसर दो उन्हें कि वो नए नए तरीके से खुद से सक्रिय होकर सीख सके। उन्हें अवसर प्रदान करो आप। अगर आप उन्हें अवसर प्रदान करोगे ना, बच्चा कि ना क्रिएटिविटी हो जाएगा, एकदम क्रिएटिव तरीके से वो काम को करेगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। एक व्याख्यान दे करके, यानी कि एक भाषण दे दो और अपना काम खत्म। तो ये ऑप्शन भी जो है हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कहा ना, परिचर्चा एक अवसर, उसे बच्चों को अवसर दे रहे हैं हम, तो ये इसके आधार पर ये हमारा ऑप्शन नंबर 3